ॐ असुतं मा सद्गमयो तमसोर्मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मं अमृत्यगमयो। ॐ शांति शांति शांति। एक शंकराचार्य रचित शुल्क से शुरू करते हैं। चित्तं चिदिति जानीयत तकारारहितं यदा तकारो विषयाध्यासो जपारागो तथा मणु। ये शंकराचार्य रचित सदाचार अनुशीलनम ग्रंथ से लिया गया शुल्क है। इसका ये अर्थ है कि जो चित्त है, चित्त मतलब मन का जो पर्दा है, जो सारे चिंताएं, सारे सोच जिस स्पेस के अंदर आता है, मन में भी तो एक स्पेस है ना, तो मन की जो स्पेस के अंदर ये सारी घटनाएं आती हैं वो चित्त है। वो पर्दा को हम चित्त कहते हैं। तो उस चित्त में जब विषय रहित होगा, विषय के मटेरियल प्लेजर के पीछे भागने की इच्छा से हम निवृत्त होंगे, चित्त निवृत्त होगा, तभी वैसा चित्त जो है वो चिदात्मा कहा जाएगा या आत्मस्वरूप कहा जाएगा। यानी कि आत्मा जो हम कहते हैं ना, कि ग्रंथों में सब में बोला गया, हमें तो कोई उसकी लबले से ही मालूम नहीं है कि सच में हमारी अंदर कोई आत्मा है भी। लेकिन जैसे ये बताया गया कि आत्मा है, तो हमारी शरीर में वो छुप के कैसे बैठ गया कि हमें उसका भनक भी नहीं है। एक सरसों की बीज भी जमीन में गिरे तो पूरी पौधा बन के उसकी हरितिमा, उसके फूल, उसके सारे गुणों से वो लद जाता है और दिख जाता है। तो आत्मा जैसे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि कोई पवित्र चीज़ है, वो हमारे अंदर कैसे छुपा बैठा रहे हमें मालूम नहीं है। एक्चुअली आत्मा की ही ऊर्जा, जैसे आत्मा को जो बोला गया उसी की ही एनर्जी है हर जगह है। हम जो बोल भी रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब कुछ आत्मा की एनर्जी से संचालित हो रही है। बट उसका वैसे क्रिस्टल जो जिसको हम हमारी संसार के जीव इसमें काम में लगा रखें, वैसे रूप में वो हम उसको मिसयूज करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बट उसको आत्मा की परफेक्ट रूप में तभी नज़र आएगी। हम इसको मेल कर रखें, गंदा कर रखें, वो तभी नज़र आएगी जब वो मन की वो पर्दा जो चित्त है वो विषय और मटेरियल प्लेजर से निवृत्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि जैसे कांच की कोई दरवाज़ा होता है, कई बार इतना साफ होता है कि हमें पता ही नहीं चलती है और हम जाके टकरा भी जाते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं कि कांच दरवाज़ा है ही नहीं, दरवाज़ा है, कांच भी है, बट उसमें बहुत सारे गंदगी लगी हो, सब चीज़ें लगी हो, स्क्रैचेस लगी हो, तो दूर से दिख जाती है। तो कहने के मतलब है कि मन रहेगा, लेकिन मन में कोई भी इस तरह की जो मटेरियल प्लेजर के पीछे भागने की जो इच्छा, कुछ बन जाने की जो इच्छा, इससे जब निवृत्त होंगे तो मन ऐसा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मन है ही नहीं, लेकिन सच में नहीं कि मन नहीं है, लेकिन जैसे कांच की शीशा, ऐसा लगेगा कि है ही नहीं वहाँ पर दरवाज़ा, लेकिन हम जाके टकरा जाते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे बंदे में, इंसान में मन है ही नहीं, ऐसा ऐसा खाली मन है ही नहीं लगेगा। मतलब नहीं है कि नहीं है बट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, किसी में उलझा हुआ मन नहीं है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मन ही आत्मा स्वरूप है। जो मन होता है, इसमें एक उसके अंदर एक मूवमेंट सा एक गुण होता है, मनन शक्ति होता है, मूवमेंट करने की उसकी कैपेसिटी होती है। वो मूवमेंट करने की कैपेसिटी से जब वो निवृत्त होती है तो वो आत्मन होती है। वैसे तो मन है, लेकिन जब वो मनन क्रिया से निवृत्त होता है तो आत्मन होती है। तो समझ आई, जब हम किसी चीज़ से कहीं कुछ पहुंचने की इरादा छोड़ सकते हैं, तब जाके हम उस स्थिति में जा सकते हैं। वो हमारी यही मन ही आत्मा स्वरूप हो जाएगी। तो ये आज इस श्लोक मैंने इसलिए चर्चा में लिया कि हमें
जे कृष्णमूर्ति जी का एक टॉपिक समझाना, डिस्कशन करना था, समझना था कि एनालाइजर इज एनालाइज्ड, मतलब विश्लेषण ही विश्लेषक है। एनालाइजर एनालिसिस। जी कृष्णमूर्ति कहते हैं जब कोई वर्तमान में घटना घटित होती है, जब कोई मिस हैपनिंग होती है जीवन में, तो तुरंत हम एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। हमारी पीछे घटित, हमारे साथ जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं, उसके साथ उसकी मैचिंग करना शुरू करते हैं कि वैसे ये जो आज हुआ, ये जो इवेंट हुई है, ये पीछे किसके साथ हुआ है, या हमारी रिलेटिव में किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम मैचिंग करके उसको समझना चाहते हैं। तो यानी कि हम अतीत के झरोके से, हम पास्ट की झरोके से वर्तमान को समझने चाहते हैं, लेकिन जबकि हर घटना अपने आप में अलग और यूनिक होता है, उसकी परिफेक्ट्स अलग होता है, उसकी कंडीशंस, उसकी फैक्टर्स सारे के सारे नए होते हैं, वो नवीनतम होता है। तो वैसा हम पुराने को कन्फर्मिटी के बगैर हम कुछ समझ नहीं सकते। तो यानी कि हमारे अतीत, जो पास्ट में जब घटित हुआ चीज़ें है, हम उसके साथ मैच करके समझना चाहते हैं, तो वर्तमान से जो चीज़ है, हो रही है, उससे हम आवे हो जाते हैं, वो हम देख नहीं पाते। जब भी आप देखे होंगे कि गुस्सा आया किसी को, किसी बात पे गुस्सा, अचानक गुस्सा आया, या डर लगने लगा किसी चीज़ में, अचानक डर लग गया, कोबरा देख लिया, तो जब कोई डर लग गया या गुस्सा आने लगा है, तो उस वक्त, उस सेकेंड में आप देखेंगे कि गुस्सा मय हो गए हैं हम, मतलब हमें कोई होश नहीं है कि हम क्या है, हमारी कोई आइडेंटिटी, हम गुस्सा ही हो गए हैं उस वक्त। हमें पता नहीं है हम मेल है फीमेल है, कुछ भी, हमारी कुछ ही आइडेंटिटी नहीं, हम बस गुस्सा हैं उस समय। बस उस थोड़ी सेकंड के अंदर थॉट आके हमारी अंदर एंट्री मारता है और बोलता है कि तुम्हें गुस्सा आया उस वजह से। ज़्यादातर हमें दूसरे की वजह से गुस्सा आता है, उस वजह से, उस घटना की वजह से, उसका, और गुस्से का भी हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने लगते हैं, इस कारण से ये हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि जे कृष्णमूर्ति कहते हैं हमारी ज़्यादातर जीवन जो है मेटेरियल के तल पर है। जब मेटेरियल के तल पर जीवन है, सारे साइंटिफिक वर्ल्ड जो आविष्कार हो रही है, वो सारे डिस्कवरीज जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की को रिलेशन में होती है। हर चीज़ का पीछे की कॉज और इफेक्ट है। तो इसीलिए हमें कोई भी घटना हमारे जीवन में भी जब घटित होती है, हम उसको पीछे की कोई कॉज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम कभी एक नए घटना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हमें हमेशा उस कॉज एंड इफेक्ट के दायरे के अंदर हम सोचने चाहते हैं। तो इसलिए जब भी गुस्सा आया तो थॉट आके बोल दिया कि फलाने की वजह से, बीबी की वजह से गुस्सा आया, बच्चे ने वो सामान गिरा दिया इसलिए गुस्सा आया, फ्रेंड ने धोखा, मतलब दूसरे की ऊपर हमेशा इल्ज़ाम हो जाती है तुरंत। क्यों इल्ज़ाम इसलिए होते हैं? क्योंकि थॉट आया। थॉट क्या है? अतीत, पास्ट। वो पास्ट की थॉट आके गुस्सा, पहले तो गुस्सा मैं ही आप थे, आप गुस्से की मूर्त थे, कोई डिवीजन नहीं थी, कोई परिचय नहीं थी, लेकिन थॉट आके आपकी, और आप तो आपको पुण्यात्मा बना दिया कि आप तो बहुत ना अच्छे हैं, और गुस्सा फलाने की वजह से आया है। गुस्सा एक अलग एंटाइटी है जो आपके अंदर आ गया है, बाहर से चिपका दिया गया है। अरे गुस्सा कोई अलग एंटाइटी बाहर से आपके अंदर चिपका नहीं दिया गया है, और दूसरे की वजह से नहीं आया है। ये सारे जो कैरेक्टर्स है, गुस्सा, फियर या डिजायर, ये सारी चीज़ें, सारे गुण, अवगुण, आप कुछ भी कह सकते हो, ये सब का मिला जुला मूर्त ही हम है। तो गुस्सा कोई अलग सा नहीं आया, वो हम ही हैं। तो इसीलिए तो पहला क्षण में कोई डिवीजन नहीं था। ये थॉट जो आकर, थॉट भी हमारी है, बट वो आके डिवीजन पैदा करता है, द्वैत पैदा करता है, ताकि टसल हो। जब द्वैत पैदा होता है तो हम कहते हैं अरे गुस्सा आ गया, हमें अच्छा नहीं है, लोभ हो गया, अच्छी बात नहीं है, हमें होना नहीं चाहिए था, मतलब हम उसको निंदा करने लगे। जो समाज, जिसने भी कहीं से बोला है कि ये चीज़ें गलत है, ग्रंथों ने बोला, संतों ने बोला, सभी ने बोला है कि गुस्सा आना सही बात नहीं है, लोभ होना अच्छी बात नहीं है, जो भी हमें समझ है डाला है। कई जगह पर गुस्सा को भी अच्छे माने जाते होंगे, जिद को अच्छे माने जाते होंगे उन समाज में वो आने पर। जैसे हम भी कहते हैं कि कई हमारी अंदर की सोच को हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दायरे में हम डिवाइड करते हैं। तो वो थॉट आके बोलता है कि ये गुस्सा जो आया, एक तो दूसरे की वजह से आया, जो भी है, ये अच्छा नहीं है। ये किसने बोला अच्छा नहीं है? हमारी थॉट ने बोला। मतलब जब गुस्सा आया, हम उसकी सारे डायमेंशन, सारे उसके मूवमेंट को उस समय
उस समय हमारे साथ क्या हो रहा है हम उसको जज नहीं किया। मतलब वर्तमान में घटित जो गुस्सा है उसको हमने देखा नहीं, हम तुरंत थॉट ने आके बोल दिया वो नेगेटिव है, अच्छा नहीं है गुस्सा, ये लोभ अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है किसने? हमने शिक्षा ने दिया है, एजुकेशन ने दिया है, या ग्रंथों ने दिया है, संतों ने दिया है, तो अच्छे नहीं है, तो इससे अव्यय होना है। अव्यय कैसे? हम एक व्यक्ति अपने आप से कैसे अव्यय भागेगा? अव्यय कैसे होगा ना? उसको कंट्रोल करने, कंट्रोल कैसे कर लेगा एक व्यक्ति? खुद को कैसे कंट्रोल कर लेगा? जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो हम खुद हैं, उतने पावरफुल, उतने शक्तिशाली। इसलिए 10,000 साल से हमने इतने कंट्रोल करने, इंद्रिय संयम, सारे इंद्रियों को दबाने चपाने की कोशिश में हमने कभी कोई सरल उपाय आज तक इजाद नहीं किया कि भाई ये फार्मूला से हम कंट्रोल कर लेंगे। ये सब कोरी फार्मूला है। कभी किसी ने भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? ये सब को कंट्रोल करने का मतलब है कि खुद को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो फिर करे क्या? करे क्या? समझो बस कि आप कर नहीं सकते, उसके साथ खड़े रहो, पास्ट के साथ कॉन्फर्मिटी में मिलाने पे मत चले जाओ, जस्टिफिकेशन मत दो इसकी वजह से हुआ, जनरलाइज मत करो आम तौर पे गुस्सा होता ही है, ऐ नहीं, जनरलाइज मत करो सबके परिवार में झगड़ा होता है, ऐसे कन्फर्मिटी मत करो सबके परिवार में, जनरलाइज मत करो। बस कुछ भी आपने करा मतलब आपने उस वर्तमान घटना से अवे हो गए। आप कुछ भी किए बगैर उसको समझो, उसको देखो क्या है, उसकी सारा चीज़ को समझो, आपको क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है, क्या हो रहा है उस वक्त, गुस्सा हो, फियर हो, कुछ भी हो। तो जब आप उसको समझोगे, उसी को जियोगे, तो फिर कोई ना कोई एक्शन तभी हुआ, वो जीना वर्तमान में आपने उसको 100% परसीव किया। जब 100% परसीव करेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। ये जे कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि एनालिसिस में हम हमेशा अतीत में चले जाते हैं और अतीत एक डेड बाउंड्रीज है और डेड बाउंड्री के अंदर हम घूमते रहते हैं, तो वर्तमान को हम परसीव नहीं कर पाते हैं और वर्तमान से तुरंत कट ऑफ हो जाते हैं। और सारे और एक है यूजी कृष्णमूर्ति करके हैं, वो भी समसामयिक है जय कृष्णमूर्ति जी का। वो समसामयिक मतलब उनके जूनियर, उनसे जूनियर है, 6-7 साल उनके साथ ही भी रहे हैं। उनके कहना है कि हमारी जीवन में ज़्यादा समस्या से समस्या नहीं है, ज़्यादा समाधान से ही समस्या है। मतलब हमारे पास पहले से प्री लोडेड बहुत सारे आंसर्स हैं, वही जो मैंने बोला अतीत का कन्फर्मिटी, वो प्री लोडेड आंसर के हिसाब से हम आज की नए इवेंट्स को देखना चाहते हैं कि ऐसा हमने कंक्लूजन बना के रखे हैं, जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें प्रोग्रेस होना चाहिए, हमारी ऐसा एड्रेस होना चाहिए, हमारी ऐसा घर, ऐसे चीज़ें, ऐसे एड्रेस आइडेंटिटी होना चाहिए। तो वो सब आंसर्स हमारी प्री लोडेड हैं, तो वो आंसर के हिसाब से हम दूसरे चीज़ को देखते हैं। तो यानी कि हमारी जो प्री लोडेड आंसर है वो आंसर हमारी समस्या है, एक्चुअल समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम से बना बैठा है। ये यूजी कृष्णमूर्ति जी का कहना था। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एनालिसिस एक तो वर्तमान से कट ऑफ कर देता है और कहते हैं कि एनालिसिस इज पैरालिसिस। एनालिसिस इज पैरालिसिस की मतलब एक ही है कि वो वर्तमान से तो आपको कट ऑफ, हमको कट ऑफ कर ही देता है, और जो वर्तमान यानी कि वर्तमान के जीवन जो हमें प्रकृत लाइफ ज्ञान देने वाला था, वो लाइफ ज्ञान हम नहीं ले पाते क्योंकि हमें वही अतीत का मिला हुआ कन्फर्मिटी, यानी कि अतीत का जो इमेज है, जो फॉर्मूला है, उस फार्मूला को हम प्रेजेंट के साथ अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट को परसीव नहीं करते 100%, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भविष्य में हमारी ऐसे होने वाला है, मैंने हम गुस्सा नहीं करेंगे आगे को, अच्छे इंसान बन जाएंगे आगे को, तो भविष्य के लिए हमारी एक इमेज बन जाती है, इमेज हम बना लेते हैं। तो अतीत का जो कि बहुत सारे हमारी एजुकेशन, सोसाइटी, इन सब से मिला हुआ जो हमारी प्री कंडीशनिंग है, तो प्री कंडीशन को अप्लाई किया प्रेजेंट के ऊपर, प्रेजेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत समय के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, समाज तो ग्रो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और उसको भविष्य के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए एनालिसिस इज पैरालिसिस है, और इस अर्थ में भी एनालिसिस पैरालिसिस है। कई बार हम हम लोग कोई नई चीज़ें करने जा रहे, हमारी कैरियर को लेके या जीवन को लेके कोई बड़ी निर्णय लेने जा रहे, तो बहुत ज़्यादा हम सलाह लेने पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम सलाह लेते हैं, अब एक रिसर्च भी आया है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग
फिजिकली इतना एक्टिव नहीं होते, क्योंकि सब वो दिमाग से समझ लेते हैं तो करने में ज़्यादा मन नहीं बनाते। लेकिन जो थोड़ा सा कम सोच विचार करते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लाइफ आपको ज़्यादा एजुकेशन देगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन देगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सलाह लेंगे तो क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा सलाह, आप कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू करने, एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा मान लो सलाह लेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, अपने से सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जो नॉलेज है वो नॉलेज को आपको लेना पड़ेगा। आपको कार ड्राइविंग करना है तो आपको एक कहीं से स्कूल से सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग स्कूल से, वो तो ठीक है। बट बहुत ज़्यादा सलाह लेने से कई बार क्या होता है, आपकी जो करने का एनर्जी था, इच्छा था, वो उसी सलाह लेने में मेल डाउन हो जाता है। तो आप वो जो शुरुआत करना चाहिए था वो नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आप सलाह लेना चाहिए, मिनिमम सलाह लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप उस सलाह को रोक कर काम में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान तो वहाँ से मिलेगा। जो सलाह आपने लिए हैं उसको एज इट इज यूज रिसीव एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, क्योंकि वो उनकी जीवन की तजुर्बा है, वो आपके जीवन में सही सही उस हिसाब से नहीं लगेगी। इसी हिसाब से हमारी पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या है कि जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना मिसहैपनिंग होती है, हम पुराने घटित कई सारे दुर्घटना को जोड़ लेते हैं। हमारी मन की ये एक अनायास ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स है कि अपने आप, जैसे कोई घटना, जैसे आज मान लो चोट लग गया, इस शनिवार को चोट लगे तो पिछले शनिवार को क्या हुआ था और पिछले शनिवार को क्या हुआ, वो सारे जोड़कर बंदा सोचता है कि मेरा शनि खराब है। ऐसे होता है ना। तो ये क्या होता है कि जितने सारा मिस हैपनिंग हुआ पड़ा होता है, तो एक इवेंट होते ही वो सारे जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, हम नॉर्मल कहावत में भी बोलते हैं ना, क्या, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये कहावत है। फिर बोलते हैं कि जब दुख आता है तो वो अकेला नहीं आता, वह अपने सखी संबंधी को साथ लेकर आता है। मतलब कई सारे दुख इकट्ठा आता है। कई सारे दुख इकट्ठा कैसे आता है, जैसे मान लो कोई आ, वैसे ही गरीब है तो उसका कोई एक चीज़ में दिक्कत हुआ तो उसका सारा फाइनेंस बिगड़ गया, चीज़ें बिगड़ गया तो 5 चीज़ें और भी खराब हो गई। ये तो को रिलेटेड में होता है। बट हम साइकोलॉजिकली क्या करते हैं, एक दुर्घटना हुई बट उससे रिलेटेड दुर्घटनाओं को हमारे जीवन में जो नियर फ्यूचर में या अतीत में घटा है उसको वो हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से हमारी एक दुखों की हिमालय जैसे पहाड़ हमारी साइकोलॉजी में बना लेते हैं, और उस पहाड़ के तले दब के हम मर जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2 जना की झगड़ा था और 4-10 जना आए उसको समझाने के लिए, और इतना ऐसे समझाए कि वो उनमें खाली बातचीत में झगड़ा हो रही थी और उनमें लड़ाई लात गुस्सा शुरू हो गई। तो ये अतीत का जो हमारी थॉट है, ये पुराने जो थॉट्स हैं, वो आज की इवेंट को समझाने सॉल्व करने के लिए नहीं आते, वो उसमें और झगड़ा झगड़ा करने आते हैं। तो आज जो मिस हैपनिंग हुआ उसको आइसोलेटेड में समझो। आपकी जो पुराने जो चित्त वृत्ति है वो निरोध, चित्त वृत्ति मतलब चित्त माने वही पर्दा, वृत्ति माने थॉट्स, वेव्स, जो मन की स्पेस के अंदर जो वेव्स हैं वो वृत्तियां हैं। वृत्ति माने वेव्स, वृत्त सर्कल, वेव्स। तो निरोध माने स्टफ, उसको उसको टैगिंग कर देना, एक जगह रोक देना, समझना ये जो मिस हैपनिंग हुआ इसके कारण क्या है। पीछे हमारी शनिवार को हमारी एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ होगा, चोट लगा होगा, अलग चीज़ है, बट आज जो हुआ उसका कारण क्या है। तो हर कारण को, हर चीज़ को आप अलग सा, ऐसे मैंने कारण एनालिसिस का मतलब प्रेजेंट का एनालिसिस, अतीत को कन्फर्मिटी का एनालिसिस नहीं, अभी का जो हुआ उसको आइसोलेटेड में देखना, दैट इज वो एनालिसिस अलग है। मैं जो एनालिसिस कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल तल पे जो हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने से क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी साथ ही क्यों होता है। कई बार हम सब ऐसे फील करते हैं, अरे हमारी साथ हमेशा बुरा होता है। हमेशा नहीं बुरा होता, जो बुरा सबके साथ होता है वो सब जोड़ते नहीं है, हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ के हम पहाड़ खुद ही बना लेते हैं, इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, भगवान के पास डर के मारे जाते हैं। प्यार से भगवान के पास जाना अलग बात है, डर के मारे ज़्यादातर 80-90% से ज़्यादा लोग भागते भागते डर के मारे जाते हैं। वो चित्त वृत्ति निरोध वाले जो योग सूत्र में बताई गई वो ना होने के कारण ऐसे होता है। तो इसीलिए हम
समझ सकते हैं कि हम मन में जो भी इवेंट्स हैं वर्तमान में उसको एनालिसिस ना करें, और ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस। और पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं और अभी जो घटना घट रही हैं, तो उनको कई बार हम अलग सा आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के रूप में उसको अलग सा झांक कर देखें, कभी भी पीछे के साथ ना जोड़ कर देखें। क्योंकि हम जब जोड़ देते हैं, मन का आदत है जोड़ देना, वो पुराने थॉट्स आ जाते हैं और वो आके नए जोड़ देते हैं। तो इसीलिए वो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और प्रेजेंट घटना जो घटी उसको 100% हम परसीव कर पाएंगे। ये मैंने हालांकि जय कृष्णमूर्ति जी का बहुत सारे इम्पोर्टेंट कोट जो है वो मैं पहले बहुत सारे मेरी पुरानी वीडियोज में मैं चर्चा कर चुका हूँ। ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज़ द थॉट और कंट्रोलर इज़ द कंट्रोल्ड में उसमें व्यापक रूप से हमने चर्चा किया है। तो इसलिए इसमें को रिलेटेड था, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें डीप चर्चा में नहीं गया हूँ। एक एक कविता मैंने हालांकि रक्षाबंधन के दिन लिखा था, इस सिलसिले में मैं चाह रहा हूँ कि ये कविता को पाठ करूँ, ये अच्छा रहेगा। ये सिसकियाँ, ये नम आँखें, ये सीकन माथे पर, ये जंजाल जीवन का, खून से संधे पग पर, बोझल बेहोशी सा जो तुम चले हो, अकेले नहीं हो मैं भी साथ हूँ। ये सिसकियाँ, ये नम आँखें, ये सीकन माथे पर, ये जंजाल जीवन का, खून से संधे पग पर, बोझल बेहोशी सा जो तुम चले हो, अकेले नहीं हो मैं भी साथ हूँ। पीछे कारवां पूरे संसार का है, पीछे कारवां पूरे संसार का है, उसी राह पे तुम चले हो जिस पर कभी चला था सिकंदर, उसी राह पे तुम चले हो जिस पर कभी चला था सिकंदर। ये आशा की मृग मरीचिका, ये नभ भूमि को छू लेने जैसा लगना, सब पहले जितना कोरा आज भी है। ये आशा की मृग मरीचिका, ये नभ भूमि को छू लेने जैसा लगना, सब पहले जितना कोरा आज भी है। चल अब हाथ पकड़, चल अब हाथ पकड़, मान बैठे हो श्रापित खुद को, सौंप दे द्रौपदी जैसा आंचल अपना उसी की हाथ में। चल अब हाथ पकड़, मान बैठे हो श्रापित खुद को, सौंप दे द्रौपदी जैसा आंचल अपना उसी के हाथ में। अपने आप को मिटाने से ही तू जीतेगा, अपने आप को मिटाने से ही तू जीतेगा। मुट्ठी खाली कर दे कंकड़ जो बीन रखे हैं, मुट्ठी खाली कर दे कंकड़ जो बीन रखे हैं, हीरे जवाहरात समेटना है तुझे, हीरे जवाहरात समेटना है तुझे। तेरे जरूरत ही कितना जो भिखारी बन बैठा है। ये नाम शोहरत दौलत सब मिट्टी का पहाड़ ही तो है, ये नाम शोहरत दौलत सब मिट्टी का पहाड़ ही तो है। आनंद खड़ा है बाहें फैलाए खिड़की तो खोल, आनंद खड़ा है बाहें फैलाए खिड़की तो खोल। फूल में पत्तों में ठंडी हवा में चिड़िया की गीत बनकर वो आया है, फूलों में पत्तों में ठंडी हवा में चिड़िया की गीत बनकर वो आया है। सूरज सूरज जपने से क्या होगा, अपने आँख तो खोल, सूरज सूरज जपने से क्या होगा, अपने आँख तो खोल। ये था एक पोएम, कविता मैंने लिखा था। आशा करता हूँ हम कुछ समझ पाए होंगे तो जीवन में सार्थक होगा। और आगे आप इसमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।